चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम सबसे पहले न्यूज़पेपर का ओवरव्यू देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रमुख खबरें हैं जो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहली खबर है पीएलआई स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, पीएलआई स्कीम के तहत गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को 10,683 करोड़ रुपया का इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। कुल मिलाकर टेक्सटाइल के मामले में इंडिया को फिर से कपड़ा निर्माता का हब बनाना चाहती है सरकार। इसके चलते चलते वो चाहती है कि बाहर का इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ पर आए, इसीलिए सरकार इस प्रकार का इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। दूसरी न्यूज़ देखने वाले हैं ईरान से। ठीक है, अमेरिका और जापान ये चाहते हैं कि ईरान फिर से न्यूक्लियर डील पर वापस आ जाए, इसी पर प्रेशर डालने की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा हम फॉरेन वाले पे हिस्से से ही देखेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन से रिलेटेड। आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की मीटिंग होने वाली है, तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको उठाया जा सकता है, इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है, तो इसको भी हम देखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, मतलब पाम ऑयल की हम बात कर रहे हैं, ऑयल पाम NMEOOP, इसको लेकर के अरुणाचल प्रदेश क्या सोचता है, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, तो इसको भी हम देख लेंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है सदानंद सिंह से। ठीक है, कांग्रेस के ये लीडर थे, इनकी डेथ हो गई है, तो इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम देख लेंगे। इसके अलावा जो ट्रेनें लेट चलती हैं, तो लेट चलने पर क्या हम लोगों को रेलवे की तरफ से कंपनसेशन मतलब पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको हम देख लेंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ है ईडी से रिलेटेड, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से रिलेटेड। तो केंद्र सरकार ईडी के कार्यकाल को बढ़ा सकती है कि नहीं बढ़ा सकती, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये वाली न्यूज़ भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे एमएसपी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, इतना ज़्यादा किसानों के द्वारा नए 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने एमएसपी को बढ़ाया है, ताकि किसानों को ये लगे कि नहीं, सरकार उनके बारे में भी सोचती है। उनकी जो सोच है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, वो बात गलत है। ठीक है, ये तो था ओवरव्यू। तो शुरुआत हम करेंगे फॉरेन वाली न्यूज़ से। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईरान की खबर। तो ईरान का मैप हम देख लेते हैं। पहला जो मैप आप देख रहे हो, ये मैप बताता है कि ईरान की वर्ल्ड में लोकेशन क्या है, मतलब कौन से महाद्वीप में ये स्थित है, इसीलिए हमने ये फर्स्ट वाले मैप को देखे हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये है ईरान का। तो कॉन्टिनेंट की यदि हम बात करें तो ये आता है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, और यदि मेजर सी की बात करें, कौन कौन से सी से ये घिरा हुआ है, तो देखो, यदि ईरान के हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो कैस्पियन सागर पड़ेगा, जो कि इसकी बाउंड्री से टच करता है। ठीक है, अरल सागर भी नॉर्थ में ही पड़ता है इसके, लेकिन ये इसकी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। ब्लैक सी भी जो है नॉर्थ और इसके पश्चिम की तरफ स्थित है, और मेडिटेरियन सी भी जो है इसके पश्चिमी वाले डायरेक्शन पर पड़ता है। यदि आप नीचे की तरफ जाओगे तो अरब सागर के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और यदि हम पश्चिम की तरफ की ही डायरेक्शन को देखें और दक्षिण की तरफ जाएं तो रेड सी है, जो कि लेकिन ये इससे बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। और यदि मेजर जो रेखाएं हैं, जैसे कि 23.5 डिग्री वाली नॉर्थ वाली जो रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा और कर्क रेखा, दोनों के बीच में स्थित है ईरान। इसके बाद का जो मैप रहेगा उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से देशों के साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब जो मैप हम देख रहे हैं, ये मैप बताता है कि कौन कौन देशों के साथ में ईरान अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, यदि ईरान के हम दक्षिण की तरफ जाएंगे, दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण और पूर्व की तरफ, दक्षिण और पूर्व की तरफ पाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। पाकिस्तान के यदि ऊपर हम जाएंगे तो अफ़गानिस्तान के साथ में ईरान अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और अफ़गानिस्तान के ऊपर स्थित है तुर्कमेनिस्तान। 3 देश हो गए पूरब की तरफ। इसके बाद लग जाता है कैस्पियन सागर, जिसके साथ में
ईरान अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है जो कि इसके नॉर्थ की तरफ में पड़ता है। कैस्पियन सागर से यदि हम जाएंगे लेफ़्ट की तरफ, मतलब ईरान के हम नॉर्थ की ही बात कर रहे हैं, तो अजरबैजान के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अजरबैजान के बाद पड़ता है आर्मेनिया, जिसके साथ ये छोटी सी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा टर्की के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है ये नॉर्थ वाले हिस्से में, और अपनी बाउंड्री को शेयर करता है इराक के साथ में, ठीक है, किस तरफ, पश्चिम वाले हिस्से की तरफ। तो टोटल 7 देशों के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है ईरान। यदि हम तो कैस्पियन सागर हम ये देख चुके हैं जो कि इसके नॉर्थ में पड़ता है, और यदि हम इसके नीचे तरफ आ जाएंगे तो पड़ता है पर्सियन की खाड़ी, पर्सियन गल्फ, ठीक है। और हम देख लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, ये नीचे स्थित है, ठीक है। और गल्फ ऑफ ओमान के साथ में भी अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी देश हैं जो हम देख रहे हैं जिनके साथ भी ये समुद्री बॉर्डर को शेयर कर रहा है, ठीक है, जैसे कि ओमान हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, और इसके अलावा कुवैत है जिनके साथ में मैरीटाइम बॉर्डर ये शेयर करता है, और है इराक। इसके बाद हम देखते हैं न्यूज़ को कि न्यूज़ में क्या बात बताई गई है फॉरेन वाले पेज से ईरान के बारे में। ईरान अर्ज टू रिज्यूम न्यूक्लियर टॉक्स। कुल मिलाकर बात ये है कि अमेरिका और जर्मनी प्रेशर डाल रहे हैं ईरान के ऊपर कि वो 2015 में जो डील हुई थी ईरान के साथ में कि आप अपने जो परमाणु कार्यक्रम हैं उनको कम करिए, इसके बदले में हम आपके ऊपर जो सैंक्शन लगाए हुए थे उनको भी कम करेंगे। लेकिन क्या है ना, ईरान ऐसा सोचता है कि पहले अमेरिका जो सैंक्शन लगाए हुए थे उनको कम करे, उसके बाद फिर हम अपने जो कार्यक्रम हैं उनको कम करेंगे। द US एंड जर्मनी ऑन वेडनेसडे स्टेप अप प्रेशर ऑन ईरान टू रिटर्न सून टू टॉक ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि जल्दी से जल्दी जो है उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम में वापस लाया जा सके। एक काम तो हो गया है, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपनी सेना को वापस ला लिया है। अब दूसरी बात आ जाती, दूसरा प्रॉमिस उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज नहीं, न्यूक्लियर वीपन्स का जो इस्तेमाल है वो उसको रोका जा सके। इसको लेकर की भी जो बाइडन के अपने कुछ विचार थे, ठीक है, चुनावी मुद्दे कह सकते हैं आप, तो वो चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी ये मामला भी निपटाया जाए। द लास्ट राउंड ऑफ टॉक बाय द रिमेनिंग पार्टीज टू द 2015 ईरान न्यूक्लियर डील। तो बात बताई जा रही है, इससे रिलेटेड जो मीटिंग हुई थी वो जून में हुई थी, और इसके बाद फिर से कोई मीटिंग होगी, ऐसी कोई डेट नहीं रखी गई है। लास्ट वीक ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर होइसिन का कहना है इट टेक 2 से लेकर के 3 महीना फॉर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू इस्टेब्लिश एंड डू प्लानिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन। तो ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि इससे रिलेटेड जो डिसीजन है 2 से 3 महीने का टाइम इसमें लग सकता है, ठीक से। आस्क्ड वेदर द डिले सजेस्टेड बाय ईरान इज टू लॉन्ग, तो ब्लिंकन का क्या कहना, आई एम नॉट गोइंग टू पुट ए डेट ऑन इट बट वी आर गेटिंग क्लोजर टू द पॉइंट एट विच ए स्ट्रिक्ट रिटर्न टू द कॉम्प्लायंस विद, मतलब न्यूक्लियर डील डज नॉट रिप्रोड्यूस द बेनिफिट दैट द एग्रीमेंट, ऐसा अमेरिका का कहना है। We have been very clear that the ability to rejoin the deal, return to mutual compliance is not indefinite. इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है। सरकार फिर से अपने देश को कपड़ा का हब बनाना चाहती है, तो इसी के चलते चलते वो चाहती है कि ना केवल हमारे देश की ही कंपनियां इसका प्रोडक्शन करें, इसके अलावा बाहर से भी निवेश आना चाहिए, ताकि इंडिया तो मैन्युफैक्चरिंग में हब बनेगा ही, यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा माल को। और दूसरी बात ये है, अपने यहाँ जो बेरोज़गारी बढ़ रही है तो लोगों को रोज़गार देने का भी काम इसमें किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है 10,683 करोड़ रुपया, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा सके। इंसेंटिव्स एम्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन न्यू कैपेसिटीज़ इन मैन मेड फैब्रिक अपैरल, ठीक है, मैन मेड फाइबर जो कपड़ा होता है उसके लिए,
और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। 2 क्षेत्र की यहाँ पर बात करी गई है। द प्लान में हेल्प ड्रॉ इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 19,000 करोड़ एडिंग 7.5 लाख जॉब्स, ऐसा कहना है सरकार की तरफ से। तो यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव 10,683 करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर विथ ए व्यू ऑफ हेल्पिंग इंडिया रिगेन इट्स हिस्टोरिकल डोमिनेंट स्टेटस इन ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड। तो पहले जो स्थान हुआ करता था उस स्थान को फिर से इंडिया वापस चाहता है, इसीलिए इस प्रकार की स्कीम इसने लॉन्च किया है। द इंसेंटिव आर डिज़ाइन टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटीज़ इन मैन मेड फाइबर अपैरल, एमएमएफ में हमें इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात एमएमएफ फैब्रिक्स में एंड 10 सेगमेंट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। ये तो 3 मेन क्षेत्र निर्धारित करे गए हैं, मैन मेड फाइबर अपैरल और मैन मेड फैब्रिक्स एंड 10 सेगमेंट या फिर प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। इन एरिया में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट द स्कीम टू हेल्प अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 19,000 करोड़ रुपया का यहाँ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने वाला है और 7.5 लाख लोगों को डायरेक्टली जो है रोजगार मिल जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर की यदि हम बात करें ना, तो 2/3 ऑफ इंडियाज़ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका 2/3 भाग नाउ आर कॉटन बेस्ड है, वेयर 66 से 70% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड अपैरल इज़ एमएमएफ बेस्ड है एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। तो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड ट्रेड का, ठीक है, जो हिस्सा है कॉटन बेस्ड वेयर 66 से 70% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड अपैरल इज़ एमएमएफ बेस्ड है एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। इंडिया का फोकस है ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ द टेक्सटाइल इन एमएमएफ सेक्टर इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प बूस्ट इट्स एबिलिटी टू कम्पीट ग्लोबली। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा कपड़ा महंगा है तो बिक जाएगा मार्केट में, पूरे विश्व में, तो हमें अपने रेट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 कैटेगरी की यहाँ पर बात की गई है। द स्कीम इन्वेस्टिगेट्स 2 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विद डिफरेंट सेट ऑफ इंसेंटिव। तो यहाँ पर परिकल्पना की गई है 2 सेट की इंसेंटिव की। वाइल एनी पर्सन या फिर फर्म कैन इन्वेस्ट ए मिनिमम 300 करोड़ इन प्लांट मशीनरी एंड सिविल वर्क टू प्रोड्यूस द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट टू इंश्योर एलिजिबिलिटी फॉर द PLI। ठीक है, पहली जो निर्धारित मिनिमम शुरुआत है वो 300 करोड़ से हो रही है, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, उसके लिए ये बात कही गई है। और यदि हम सेकंड की बात करें तो सेकंड कैटेगरी में मिनिमम जो है 100 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट रहेगा। मेक एन इंडिविजुअल या फिर फर्म एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंसेंटिव। तो 100 करोड़ रुपया से भी आप शुरुआत कर सकते हो और 300 करोड़ रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। प्रायोरिटी वुड बी गिवन फॉर इन्वेस्टमेंट इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, टायर 3, टायर 4 टाउन्स एंड रूरल एरियाज़। अब यहाँ पर बात बताई गई है कि प्राथमिकता किसको दिया जाएगा। तो सरकार भी चाहती है जो हमारा पिछड़ा वाला एरिया है, गांव वाला एरिया है, उस एरिया को भी हमें थोड़ा बढ़ाना है। द स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट स्टेट सच एज गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा। मेनली ये स्टेट के नाम गिनाए गए हैं जिनको फ़ायदा मिलने वाला है। और अच्छी बात इसमें ये कही गई है कि एक पोर्टल बना दिया गया है जहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव किए जाएंगे, ठीक है, जो भी व्यक्ति इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है। एप्लीकेंट्स वुड हैव 2 years एज इन्वेस्टमेंट पीरियड एंड 2024-2025 वुड बी द परफॉर्मेंस ईयर। द इंसेंटिव फ्लो वुड स्टार्ट इन 2025-26 एंड एक्सटेंड फॉर 5 years। फॉरेन वाले पेज से एक न्यूज़ आई है, अफ़गानिस्तान का लास्ट ज्यू लीव्स कंट्री।
तो ज्यूस धर्म को मानने वाले ये व्यक्ति हैं जो कि वहाँ के लास्ट पर्सन थे, इन्होंने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया है। जेबुलोन सीमेंटो इनका नाम है। 8 इज़ सिंगापुर साइनागोगू इन काबुल इन दिस फाइल फ़ोटो। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो आने वाले टाइम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बैठक होने वाली है, तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो सामने निकल कर आने वाली, कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, इस पर ये न्यूज़ आई है। डिस्कशन ऑन बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज़ लाइकली। ठीक है, तो सबसे मेन बात हो जाती है दोनों देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड है ना एग्रीमेंट, ये सबसे बढ़िया रहेगा। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल होल्ड द inaugural 2+2 ministerial meeting here during the upcoming visit of Foreign Minister Maris Payne and Minister of the Defense Peter Dutton। दो लोग आने वाले हैं तो इसमें मीटिंग हो सकती। The meeting will be part of Australia's engagement with regional partner as the minister will also visit Indonesia, South Korea and US for Indo-Pacific consultation। तो ना केवल वो इंडिया का विज़िट करेंगे, इसके अलावा भी कुछ कुछ देश हैं जहाँ पर वो जाने वाले हैं। मेन चीज़ है इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, और ये जो डिस्कशन होने वाला है आर ए कॉर्नर स्टोन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इंडिया, मतलब कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का ये एक प्रकार से आप कह सकते हो ये आधारशिला है। विच इज़ फाउंडेड ऑन द शेयर्ड कमिटमेंट टू सिक्योर स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में किस प्रकार से शांति स्थिरता लाई जा सकती है, उसकी ये आप एक आधारशिला है, समझ लीजिए। देखो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, इकोनॉमिक इशू हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन, इन सब बातों में कोऑपरेशन से रिलेटेड मुद्दे उठाए जा सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश से पाम ऑयल कल्टीवेशन। अभी कुछ समय पहले हमने पाम ऑयल कल्टीवेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें बताया गया था कि बड़े पैमाने पर इंडिया में इसका प्रोडक्शन होने वाला है। तो इससे रिलेटेड कई सारे लोगों की अपनी अपनी चिंताएं थीं, लेकिन इसी बीच में अरुणाचल प्रदेश की तरफ से कुछ अलग टाइप का हमें देखने को मिला है। जैसे कि कुछ स्टेट हैं, मेघालय, और हाँ केवल यहाँ पर मेघालय की ही बात करी गई है। कॉन्ट्ररी टू सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सच एस मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी उत्सुक है कि पाम ऑयल का हम कल्टीवेशन करें, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है ना कि ये जो पौधे हैं तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं, तो जो हमारी लोकल जो झाड़ियाँ हैं, लोकल जो फसलें हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होती हैं, वो ज़्यादा फिर पनप नहीं पाती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि लोगों ने उठाए थे पाम ऑयल के कल्टीवेशन से रिलेटेड। पहली बात तो ये है पेड़ पौधों को काटा जाएगा, ये एक अलग कंसर्न वाली बात है। इसके साथ साथ ही लेकिन अरुणाचल प्रदेश काफ़ी उत्सुक है। यहाँ एक स्कीम बताई गई है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP। इसी के तहत बड़ी भारी मात्रा में पाम ऑयल की खेती हमारे यहाँ पर होने वाली। इसके लिए एरिया भी निर्धारित कर दिया गया है कि कौन कौन से स्टेट हैं जिनको चुना गया है। यहीं पर छोटे से रूप में असम की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में बात बताई गई है। द असम गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे अनवील्ड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर फेजिंग आउट व्हीकल रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030। तो पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो वाहन हैं उनको कन्वर्ट करना चाहता है असम, किसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल में बाई 2030 तक। द मिशन अप्रूव्ड रिसेंटली इन इनिशियल converting all government vehicle and fleet of public buses to electric and deploying 2 लाख electric vehicle within the next 5 year। आने वाले 5 साल में सबसे पहले गवर्नमेंट व्हीकल इसमें लिए जाएंगे। इसके अलावा जो पब्लिक बस है, मतलब पब्लिक बसें, सरकारी बसें, उनको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट किया जाएगा।
आने वाले 5 साल में। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं रेलवे से रिलेटेड। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सफ़र किया था, सफ़र करने के बाद इनकी ट्रेन जो है 4 घंटा लेट हो गई। अब इन्होंने केस कर दिया कोर्ट में कि मुझे जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए रेलवे की तरफ से। तो इसको लेकर के रेलवे ने तो पहले मना कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने उनको बोल दिया है कि ऐसा नहीं है कि आपका ही टाइम केवल महत्वपूर्ण है। जो यात्री हैं उन्होंने आपको पैसा दिया है, उनका पूरा पूरा हक है आपसे सेवाएं लेने का। यात्री का भी टाइम मायने रखता है, इसलिए आपको उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। पैसेंजर मस्ट गेट रिलीफ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट रेलवे विल हैव टू पे पैसेंजर कंपनसेशन फॉर द लेट रनिंग ऑफ ट्रेन इफ अनेबल टू इस्टेब्लिश या फिर प्रूव दैट द डिले वाज ड्यू टू रीजन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। तो लेकिन कंडीशन भी यहाँ पर एक ऐसी रख दी गई है कि आपको कारण बताना पड़ेगा। कारण भी ऐसा, द डिले वाज ड्यू टू रीज़न बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, जो रीज़न है हमारे कंट्रोल के बाहर था। यदि आप इस चीज़ को नहीं सिद्ध कर पाए तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। दीज आर द डेज ऑफ कंपटीशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो आज का जो टाइम चल रहा है वो कंपटीशन वाला टाइम चल रहा है, और अकाउंटेबिलिटी भी आपको रखना पड़ेगी। इफ़ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हैज़ टू सर्वाइव एंड कम्पीट विद प्राइवेट प्लेयर, दे हैव टू इम्प्रूव द सिस्टम एंड देयर वर्किंग कल्चर। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ को आप प्राइवेट ही करते जाओ। प्राइवेट प्लेयर से यदि आपको कंपटीशन करना है और सर्वाइव आगे तक रहना है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड देयर वर्किंग कल्चर को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ठीक है, तो ये मामला है 2016 का। ठीक है, एक व्यक्ति हैं जो कि ट्रैवलिंग टू जम्मू विथ हिज फैमिली इन 2016। दे मिस्ड देयर फ्लाइट एंड हैड टू टेक एन एक्सपेंसिव टैक्सी टू श्रीनगर। दे आल्सो लॉस्ट देयर बुकिंग ऑफ ए बोट ऑन डल लेक। तो खाली इनकी ट्रेन लेट होने से बहुत सारी चीज़ें में इनको नुकसान उठाना पड़ गया। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम पुट इट डाउन एज डेफिशिएंसी इन सर्विस बाय द रेलवेज। फोरम ने ऑर्डर दिया था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को कि पे करिए आप जो है डिसग्रंटल्ड पैसेंजर, कितना, जो व्यक्ति है, जो असंतुष्ट व्यक्ति है, उसको 15,000 रुपया फॉर टैक्सी एक्सपेंस, 10,000 रुपया बुकिंग एक्सपेंस। इसके अलावा अलॉन्ग विथ 5,000 ईच टुवार्ड्स मेंटल एगोनी। ठीक है, मानसिक रूप से जो कष्ट हुआ है उसको, इसके लिए, और लिटिगेशन एक्सपेंस के लिए 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब रेलवे की तरफ से जो जवाब दिया था वो एकदम ऐसा लगता है कि अब क्या बता दें। इन द टॉप कोर्ट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी फॉर रेलवे वेहेमेंटली सबमिटेड। ठीक है, मतलब जोरदार रूप से ये कहा कि दैट लेट रनिंग ऑफ ट्रेन कुड नॉट बी सेड टू बी ए डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सेवा में कोई कमी है। शी कोटेड रूल्स, उन्होंने बताई 114 नंबर का रूल और 115 ऑफ इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन कोचिंग टैरिफ, जिसमें ये बात कही गई है कि रेलवे कोई जिम्मेदार नहीं है यदि ट्रेन लेट होती है। और कई सारे ऐसे रीजन जिसके चलते चलते ट्रेन में डिले हो जाता है। इसके बाद फ्रंट वाले पेज से न्यूज़ बताई गई है एमएसपी को लेकर के। तो एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहा जाता है। ठीक है, मार्केट में प्राइस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इसका किसानों पर असर ना पड़े, उनकी जो फसल है सही दाम में बिक सके। एक तो ये कारण रहता है कि सरकार एमएसपी निर्धारित कर देती कि हम इतने रुपया में किसानों से फसल खरीदेंगे। दूसरी बात यह है, सरकार को गरीबों को अन्न भी वितरण करना रहता है, इसके लिए भी सरकार अनाज खरीदती है। तो एमएसपी के बारे में बात बताई गई है। द एमएसपी इज़ द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर
करेंटली रेट्स आर फिक्स्ड फॉर 23 क्रॉप्स। अभी 23 फसलों में एमएसपी दी जाती है, जिसमें इंक्लूडिंग है 6 क्रॉप्स ड्यूरिंग द अपकमिंग रबी। आने वाले टाइम में 6 रबी की फसलें हैं, या फिर विंटर सीजन फॉर विच सोइंग विल बिगिन इन अक्टूबर। तो रबी के लिए बात बताई गई है कि गेहूं की क्या कीमत रहेगी। 2015 प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी जाएगी। ठीक है, पहले था ये 1975 रुपये पर क्विंटल, तो 2% की इसमें वृद्धि की गई है। और ऑयल सीड्स एंड पल्सेस की बात यदि हम करें, जैसे कि मस्टर्ड, साफ्लावर एंड मसूर दाल, इसमें थोड़ा सा एमएसपी ज़्यादा दी गई है, 8% हायर, यदि पिछले टाइम से यदि अभी हम देखेंगे तो ये जो एमएसपी में कम ज़्यादा वृद्धि हम देख रहे हैं, तो सरकार ये भी चाहती है कि कौन सी फसल का प्रोडक्शन ज़्यादा करना। मान के चलो ऑयल की कीमत मार्केट में बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑयल से रिलेटेड जो फसलें हैं उन पर एमएसपी को बढ़ा देती है, ताकि किसान क्या काम करेंगे, जो तिलहन फसलें हैं उनकी बुलवाई ज़्यादा करेंगे। या फिर दालों की कीमत बढ़ेगी, तो दलहनी फसलें हैं उनके प्रोडक्शन के लिए एमएसपी बढ़ा देती है। जैसे कि पिछली बार पाम ऑयल से रिलेटेड काफ़ी पैसा इसमें बढ़ाया गया था।